हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानो देखिए गुरुजी। भाई, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का वन शॉट। इसका मतलब एक वीडियो में पूरा खलास करने वाले हैं इस चैप्टर को। तो एक बार मुझे बता देना आप लोग, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है और क्या आप लोग मुझे सही से सुन पा रहे हो कि नहीं। तो आई थिंक मेरी आवाज वगैरह आ रही होगी और सारे के सारे लोग मुझे सुन भी पा रहे होंगे। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो मेरी आवाज आ रही है बच्चों को और सारे के सारे वो सुन भी पा रहे हैं। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं आप लोगों को बता दूं बहुत अच्छी तरीके से कि डेली शाम को 8 बजे हम लोग वन शॉट सीरीज करने वाले हैं, आज से लेकर जब तक सारे चैप्टर पूरे नहीं हो जाते। मतलब कहूं अगर ध्यान से तो आने वाले 10 दिनों में पूरी मैथ को हम समाप्त करेंगे। हर एक चैप्टर का वन शॉट करेंगे। वन शॉट में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जोश 2.0 सीरीज कर रहे थे, ये जोश 2.0 सीरीज ही है, उसी में ये लेक्चर आगे ऐड होते जाएंगे। और आज के सेशन से शुरू कर रहा हूं मैं, यानी वास्तविक संख्या और रियल नंबर से शुरू कर रहे हैं। कल इसका दूसरा सेशन होगा और डेली शाम को 8 बजे सेशन करेंगे। आज 8:30 बजा क्योंकि कल भी 8:30 बजेगा। बाकी सोमवार और मंगलवार को समय चेंज हो सकता है, बाकी किसी भी दिन समय चेंज नहीं होगा। तो चलिए मिलकर आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा खत्म करें, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। सभी बच्चों से यही बोलूंगा कि आप लोग डेली जो है 8 बजे खाना पीना खा के बिल्कुल फ्री होके आएंगे, ठीक है। बिल्कुल फ्री होके आएंगे, 8 बजे से बैठेंगे और तब तक ये वीडियो देखेंगे जब तक पूरा चैप्टर खत्म नहीं हो जाता। चाहे 10 बज जाए या 11 बज जाए, जाना नहीं है, क्योंकि अब शिवम सर आपके साथ अब जो है देर तक जुड़ेंगे। मैंने कहा था जो 2 जनवरी से हम लोग वन शॉट स्टार्ट करेंगे तो 10 बजे तक पढ़ेंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। आज से ही, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम पहले से ही अपना प्लान चेंज करें और जो प्लान 2 तारीख से बनाना था वो प्लान आज से ही शुरू कर दिया। तो ये बड़ा वाला सरप्राइज दिया है मैंने आप लोगों को। चलिए अब देर नहीं करते हैं, इस चैप्टर को फाइनली हम लोग शुरू करते हैं। सो रियल नंबर का वन शॉट करेंगे। वन शॉट रियल नंबर का कल हम लोग करेंगे दूसरे चैप्टर का, फिर इसी तरीके से करते करते हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर को पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आवाज काफी अच्छी तरीके से आ रही होगी और सारे के सारे सुन पा रहे होंगे मुझे। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूं कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले, ठीक है। और मैं बहुत अच्छे से ये पीपीटी बना के लाया हूं भाई, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो पहले बात करूंगा, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करूंगा। देखो इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कवर करके चलूंगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में बात करेंगे आज के इस सेशन में। तो विभाजन प्रमेय, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या हम बोले कि प्रमेयिका, ठीक है। तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये पूरा हमारा पहला आज का पॉइंट होगा जो कि मैं पूरा का पूरा कवर करने वाला हूं। इसके बाद इसी में दूसरा एक पॉइंट है, दूसरे पॉइंट को जरा ध्यान से समझिए। इसके बाद होगी हमारी आधारभूत प्रमेय, राइट। क्या होगी? आधारभूत प्रमेय, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम, तो ये पूरा हम लोग कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर में। कोई बातें नहीं होंगी, अच्छे से पढ़ाई करना है, क्योंकि बच्चों हम लोग अभी सीरियस मोड में आ चुके हैं और सारे पॉइंट्स को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। चले अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये तो हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। फिर अभी हम तीसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे। तीसरा हमारा पॉइंट होगा कि हम लोग HCF निकालना सीखेंगे। HCF का मतलब होता है मासा, और इसको हम लोग 2 विधियों से सीखेंगे। पहला होगा अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी कि हम लोग इसको फैक्टराइजेशन
मेथड से सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकालना सीखेंगे। और दूसरा जो है, दूसरी विधि होगी हमारी, वो होगी यूक्लिड से। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूक्लिड, ये सब नोट कर लो, यही सब पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन से, है ना, यूक्लिड विभाजन से करना है, यानी कि बाय यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, इन दो से हम लोगों को इनको करना है, या यूक्लिड डिवीजन थ्योरम भी बोल सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से सुनते जाना, बहुत अच्छे से मैं आगे बात करूंगा। इतना करने के बाद फिर हमें चौथा पॉइंट कवर करना है अपने लेक्चर में, वो होगा बच्चों क्या, कि दशमलव प्रसार। क्या बात करना है, दशमलव प्रसार, जिसको हम कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। हेलो, हेलो, अब आवाज नहीं गूंजेगी बेटा, अब आवाज नहीं गूंजेगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है, आवाज नहीं गूंजेगी, दो माइक ऑन थे, इसकी वजह से ऐसा था। कल दिव्यांशी मैम का सेशन हुआ था ना, उसके बाद वाली सेटिंग थी ये। एक्चुअली मैंने 5 बजे सेशन लिया, तो चले, आवाज नहीं गूंजेगी, टेंशन मत लो। तो डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग कवर करेंगे। एक बार सभी लोग एवरीथिंग क्लियर कर देना, थम्स अप भेज देना, तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम लोग पूरी बात करेंगे, ये करेंगे। फिर यहीं पे हम लोग ये देखेंगे कि यहां पे हम लोग पूरा समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और उसके बाद अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, राइट, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कि रैशनल नंबर एंड दूसरा है हमारा इररैशनल नंबर। देखो साथ आप लोगों को देना है, पढ़ाऊंगा मैं, साथ आपको देना है। रैशनल नंबर एंड इररैशनल नंबर, ये हम लोगों को यहां पूरा कवर करना है। ओके बच्चों, तो इतना सारा हमारा पूरा का पूरा होगा, बहुत अच्छी तरीके से आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे और सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ताकि मैं आगे चल सकूं, आगे कर सकूं बहुत अच्छे से। देखो, जब बच्चों हम लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, जब हम लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे लिए, कि भाई ये चैप्टर क्या है, कैसे आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, ये सब जानना पड़ता है। तो बच्चों ये तो हमने जान लिया। अब मैं सबसे पहले कुछ नंबर ज्ञान कर लेता हूं, है ना, नंबर्स के बारे में कुछ समझ लेता हूं कि नंबर आखिर क्या होते हैं। बहुत अच्छे से समझना। देखो सबसे पहले ये है हमारी, ये बेटा ये कोई भी गूगल से छापा हुआ नहीं है, ये मेरी कारीगरी है। इसमें मैंने इतनी सारी पिक्चर्स लेके तब इसको बनाया है, बहुत मेहनत की है इसको बनाने में आप लोगों के लिए, ये मेरी कारीगरी है। तो यहां पे देखो ना, ये हमने संख्याएं ली है, ये है हमारे नंबर्स। बेटा नंबर दो तरीके के होते हैं, नंबर दो तरीके के होते हैं। एक नंबर होता है हमारा, कौन सा नंबर, एक होता है बच्चों हमारा वास्तविक संख्या, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, रियल नंबर। फिर उसके बाद दूसरी संख्या होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि है सम्मिश्र संख्या। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो इसके ऊपर एक चैप्टर ही बना दिया गया है, ये 11th क्लास में आपको चैप्टर ही दे दिया गया सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, वे संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं जो भी हम लोग यहां पढ़ते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया कि 5 और आई, है ना, यह हमने रूट के अंदर बोलते हैं ना कि रूट के अंदर -3 कर दिया। अब इसको हम लोग हल नहीं कर सकते, तो ये सब क्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं। बात समझ में आ गई, ये कौन सी संख्या है, काल्पनिक। जैसे रूट के अंदर -5, है ना, रूट के अंदर -1,
ऐसे कर दिया, या रूट के अंदर -3 -31 ऐसे नंबर कर दिए। ये नंबर या हमने लिख दिया कि 3 + 2i। आई को मैं बता दूं कि क्या होता है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। बच्चों इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी कि हम इसको मान लेते हैं खुद से, काल्पनिक संख्या होती है ये। ओके बच्चों, ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो ये है हमारी परिवास्तविक संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला हो गया हमारा परिमेय संख्या और दूसरा हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। पहला हो गया परिमेय संख्या और दूसरा हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। दो पार्ट में इनको डिवाइड किया गया। तो पहला पार्ट हुआ हमारा रैशनल नंबर और दूसरा हुआ हमारा इररैशनल नंबर। बच्चों ध्यान से समझो, जब तक इसको नहीं समझोगे चैप्टर नहीं समझ में आएगा। अब जो परिमेय संख्याएं होती हैं, जितना भी येलो बॉक्स आपको दिख रहा है उसमें से ये निकाल दो। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं में से अगर हम अपरिमेय संख्याओं को हटा दें तो सारी की सारी परिमेय हैं। फिर परिमेय संख्याओं को आगे बांटा गया और उनको बोला गया कि भाई पहला हुआ पूर्णांक, दूसरा हुआ पूर्ण संख्याएं और तीसरा हुआ हमारा क्या, ये हो गया हमारे प्राकृतिक संख्याएं। ये हो गया हमारे प्राकृतिक संख्याएं। समझ गए? अब मैं इनको बताता हूं। परिमेय संख्याएं जैसे कि ये, जैसे कि आपको ले दिया गया कि 2 -1 0 है ना, 0 2/3 1, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद -2। ये सारी की सारी जो भी संख्याएं हैं ये सारी की सारी कौन सी हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। इनको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। फिर वास्तविक संख्या के बाद फिर कौन है, पूर्णांक। पूर्णांक में जैसे 0 1 2 3, ये कौन है, ये पूर्णांक है। इनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो -1 -2 -3 ये सारे क्या हैं, ये पूर्णांक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? जल्दी से बता दो एक बार, ठीक है। सभी लोग सेशन को जल्दी से लाइक कर देना प्लीज, ठीक है, समझ गए। अब इन पूर्णांकों में से बेटा अगर हम अपना, ध्यान से मेरी बात को सुने, अगर हम माइनस वाली संख्याओं को हटा दें, सिर्फ प्लस वाली संख्या बचाएं, जैसे 0 1 2 3 4, इस तरीके से ये संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। माइनस वाली संख्याएं इसमें नहीं आती, ये हमारी पूर्ण संख्याएं, यानी इनको हम होल नंबर बोलते हैं। माइनस वाली हटा दो। अब इसके बाद इसमें हम प्राकृतिक संख्याएं देखेंगे, तो प्राकृतिक संख्या में 0 हटा दो, 1 2 3 4, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चले जाओ। तो आपने क्या सीखा कि परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं दो टाइप की हैं। एक हो गई अपरिमेय, अपरिमेय का कोई रूप नहीं है, अब इसके बारे में बात करेंगे। फिर परिमेय में हमने देखा पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली कि ये सारे के सारे हमारे हो गए, ये हमारे पूर्णांक हो गए। फिर हमने देखा कि पूर्ण संख्या, अच्छा 2/3 भी इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारी हो गई पूर्ण संख्या, इसी में आ जाएगा पूर्णांक में। फिर पूर्ण संख्याएं क्या हैं, 0 1 2 3, ये हमारे होल नंबर्स हो गए। फिर 0 हटा दो, नेचुरल नंबर बन गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि नेचुरल नंबर में हमारा नहीं आता है कौन, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 0 हमारा नेचुरल नंबर में नहीं आता। यहां तक मेरे किसी भी प्यारे बच्चे को 1% भी समस्या हो तो बता देना भाई, जल्दी बता दो। यहां तक कोई समस्या हो तो जल्दी से एक बार जल्दी से बता दो सारे के सारे, क्योंकि हम लोग अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं। सभी लोग जल्दी से मुझे सेशन में बता दीजिए कि यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बोलो जल्दी से, यहां तक क्लियर है? जल्दी से सेशन में यस लिख दीजिए जल्दी से। चले, बहुत बढ़िया, डन। तो बेटा ये संख्याएं हमको पढ़नी पड़ेंगी। अब हमारे पास है कुछ अपरिमेय संख्याएं, जैसे अगर हम पाई की बात करें, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। जैसे हमने लिखा √2, √3, √5, ये सब कौन है, अपरिमेय संख्या है। इनके बारे में अभी हम धीरे धीरे करके सारी चीजों की बात करेंगे कि भाई अगर हम इनका दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या होगा, दशमलव प्रसार के बाद अगर हम इनका दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या होगा, सब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन आता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, इसको लिखना पड़ेगा। ये पेपर में लिखने को आता है। पेपर में
बेटा पेपर में परिभाषा आएगी, यानी कि डिफिनेशन आएगी, ये लिखने को आएगी पेपर में कि परिभाषा बताइए। ये परिभाषा आपको बताना पड़ेगा पेपर में। पेपर में परिभाषा आती है, पेपर में परिभाषा आती है। चलिए इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, रटने की बिल्कुल भी नहीं। मान लीजिए कि दो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी। हमारे पास दो नंबर है ए और बी। हमारे पास दो नंबर ए और बी, हमने लिखा ए, ठीक। हमने इसको भाग किया। इसके साथ साथ एक एग्जांपल लेते जा रहे हैं। मान लो हमने ले लिया इधर से 9, ठीक है, ये हमने 9 ले लिया। हमने लिया ए, इधर हमने लिया 9, ठीक। फिर बच्चों हमने क्या कर दिया, हमने इसको एक नंबर से हमने इसको डिवाइड किया। हमने इसको डिवाइड किया 20 से, हमने इसको डिवाइड किया 2 से। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा सब कुछ कि a बराबर 9 है, b बराबर 2 है, ठीक, b बराबर 2 है, राइट। अब मैंने इसको भाग किया तो भागफल आया q, इधर से भाग किया तो भागफल आया 4। अब इधर से आएगा 8, नीचे घटाएंगे 1 बचेगा। अब इधर से कुछ भागफल होगा, हम इसको घटाएंगे, यहां पे कोई नंबर आ गया मान लो, घटाएंगे तो नीचे जो बचेगा उसको r बोलेंगे। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? इसका मतलब a कौन है, a हमारा कौन है, ध्यान से सुनिए। a बराबर कौन है, a को कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इसको, ये हमारा डिविडियंट है। और b कौन है, डिवीजर है, जिसको हम बोलते हैं भाजक। और जब बेटा इसको हम भाग करते हैं तो यहां पे आता है भागफल, यहां पे आता है भागफल, नीचे से आता है हमारे पास शेषफल यानी रिमाइंडर। अंग्रेजी में इसको रिमाइंडर कहते हैं, ठीक, समझ गए? अब अगर मैं इसके थ्योरम बनाने की कोशिश करूं तो ये बनेगी, हम लोग ध्यान से देखें तो थ्योरम बनेगी कि a को अगर हम, अभी यहां जाओ, इसको अगर हम इसको इसके साथ गुणा करें, इसका मतलब कि हम 2 को 4 के साथ गुणा करें और नीचे से 1 जोड़ दें तो ये आ जाएगा 9 के बराबर। वही काम इधर अप्लाई करके देखते हैं कि अगर हम लोग यही यहां पे करें तो हम लिख सकते हैं कि a बराबर, और 2 की जगह पे देखो कौन है, b, ये हो गया b। फिर q कौन है, 4, तो देखो यहां 4 है तो ये बन गया q, और प्लस में कौन है, r। यही बन जाती है हमारी यूक्लिड विभाजन थ्योरम। बोलो बच्चों यहां तक समझ में आया अच्छे से? भाई सीरियस हो जाओ यार, थोड़ा पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो यहां से आएगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट, मजा आया। अब हम इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, हिंदी में लिखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल और प्लस में क्या करेंगे, शेषफल। इसको अपनी कॉपी पे आप ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे जैसे मैंने नोट डाउन किया है। ये नोट डाउन करेंगे, उसके नीचे ये नोट डाउन करेंगे, बगल में ये नोट डाउन करेंगे। इसको नोट डाउन करना है, मन करे इसको भी कर लेना। तो हम बोल सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक है a और b, दिए रहने पर ऐसी आद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r। आद्वितीय मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 4 की जगह पे 3 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि 4 की जगह पे 2 आ जाए, क्योंकि भाई अगर यहां 2 3 6 कर दिया तो नीचे वाला फिर भागफल, ये भाग गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्या फिक्स है कि यही आनी है तो यही आनी है, इसलिए अद्वितीय है, मतलब यूनिक है। तो हमने बोल दिया अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि ये हमारा बन के आएगा। तो ये परिभाषा पेपर में आती है। समझ में, ये बात समझ में आई? सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी मेरे प्यारे बच्चों को। और आग लगा दो आज सेशन में। मैं चाहता हूं कि आज बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो, ठीक है? समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब आगे चलते हैं, फिर से समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। हम ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है कि जो r का मान आएगा वो हमेशा या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा। फिर या तो b से, ये हमारा क्या लिखा हुआ b है ना, b कौन है, 4, और ये हमेशा b से छोटा होगा, ये हमेशा b से छोटा होगा। अब इसको हम अलग से समझने की कोशिश करते हैं। आप यहां देखो कि r है 1 का मान 0 से बड़ा आया और इससे छोटा आएगा, हमेशा इससे छोटा आएगा, 0 से बड़ा आएगा, या तो 0 के बराबर आएगा। 0 के बराबर कब आएगा, मान लीजिए हम इसको डिवाइड करें
तो देखो यहाँ 0 आ गया, तो मतलब 0 भी आ सकता है, आर का मान 0 भी आ सकता है, आर का मान 1 भी आ सकता है, आर का मान 2 भी आ सकता है, आर का मान 3 भी आ सकता है, लेकिन हमेशा किससे कम आएगा, हमेशा और हमेशा कम आएगा बी से। और बी कौन है, ये देखो बी है, क्यू से कम नहीं, सॉरी बी से कम। बी कौन होगा, ये हमेशा इससे कम आएगा। मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं। चलो अब फॉर एग्जांपल हमने आपको एक नंबर दिया, मैंने बोला कि यह है 9, मैंने कहा इसको 2 से डिवाइड करना है। अब कोई बच्चा क्या करता है, इसको 3 से डिवाइड ऐसे करता है, 2 3 6। अब यहां पे देखा उसने कि 3 आ गया। अब आप मुझे बताओ, ये इन्होंने कहा था कि ये है बी और ये है आर। इन्होंने कहा था कि जो बी होना चाहिए, जो भी बी होना चाहिए उससे छोटा होना चाहिए आर का मान। तो ये तो गलत हो गया, आर तो ज्यादा आ गया, इसका मतलब ये भाग क्या है, गलत है। यहां तक मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया? आगे चलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और आप लोगों को आगे कंटिन्यू करके देते हैं सारी की सारी चीजें, ठीक है? चलो क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 135 व 225 का मासा ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आया, ये आया, ठीक है? ध्यान से सुनते जाना। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द HCF of 135 and 225 by यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है? इससे हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया? अब ऐसा क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो पूरे 2 नंबर का आएगा, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो पूरे 2 नंबर का आएगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। बच्चों देखो, हमने लिखा इधर हल, ओके डन। यहां तक सारे बच्चे मुझे बता दो, जल्दी से बता दो, ठीक है भाई? कोई बातें मत करो यार, आप लोग ऐसे मतलब जहां चैट में सब बातें कर रहे हो तुम लोग, है ना? यूक्लिड विभाजन प्रमेय देखो सबसे पहला काम होगा, हम लोग यहां लिखेंगे कि चूंकि 135 जो है वो छोटा है 225 से। अगर ये छोटा होगा, 135 225 से छोटा है, तो हम तुरंत लिख देंगे कि इसको मानेंगे भाजक और इसको मानेंगे भाज्य। हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 225, 35 बोल दिया क्या मैंने, 225, और इधर हो गया 135। इसको भाग करते हैं, एक बार में जाएगा, नीचे बचेगा कितना, 90। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अंग्रेजी में लिखेंगे इसको बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है? इससे अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 225 बराबर, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, 225 बराबर 1 गुणे 135 और प्लस में 90। ये हम लोगों को ऐसे करना पड़ेगा। फिर मुझे लिखना पड़ेगा कि भाई देखो ये जब तक करेंगे तब तक 0 नहीं आ जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे कि चूंकि जो मेरा रिमाइंडर आया है, यानी जो हमारा शेषफल आया है, वो 0 नहीं है, ठीक है? वो 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं होगा तो हम फिर से ये काम करेंगे, इस बार 90 से इसको भाग करेंगे, ठीक है? तो अभी हम क्या करते हैं, 90 और इसके बाद इसको इससे भाग करते हैं, एक बार में जाएगा, नीचे 45 आएगा। फिर से हम लोग लिखेंगे, फिर से हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, तो लिखेंगे कि 135 बराबर 90 गुणे में 1, 90 गुणे में 1 और प्लस में 45। मैं फिर आपको बता देता हूं, सतर्क हो जाओ बच्चों, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि सतर्क हो जाओ। आप लोग क्या कर रहे हो, सारी चीज़ों को ले रहे हो मजाक में। बोर्ड पेपर पास में आ गया है, कम से कम पढ़ाई करो। मेरी सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई करो, ठीक है? अब आ जाओ इधर। हमने फिर से देखा कि शेषफल 0 नहीं आया, अब 45 से इसको डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे,
हम लोग 45 से डिवाइड करेंगे अब 90 को। तो यहाँ हमने 45 से 90 को डिवाइड किया, 2 बार में हो जाएगा, और इस बार हमने देखा नीचे 0 आ गया। तो अब हम लोग लिखेंगे कि 90 बराबर 2 गुणे 45 और प्लस में क्या कर देंगे 0। हम यहाँ लिख देंगे कि चूंकि इस बार जो शेषफल आया है वो 0 आ गया है, इस बार जो रिमाइंडर आया है वो 0 आ गया है, इसलिए जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था इस बार 45 से, और यही 45 इस बार इसका क्या बन जाएगा HCF बन जाएगा। इसलिए भाजक ही क्या होगा HCF होगा। तो अब इसका HCF कौन है, आ गया 45। कोई दिक्कत हो किसी को, कोई परेशानी हो तो बताना। यहां तक मेरे प्यारे बच्चों किसी को समझ में आया? और सभी को मैं फिर बोल रहा हूं, प्लीज और प्लीज ध्यान से अच्छे से मेरी बात को प्लीज और प्लीज सुने कि पढ़ाई करें, बातें मत करें चैट में। आप लोग बहुत सारी बातें कर रहे हो, गलत बात है, पढ़ाई कर लो बेटा, ठीक है। वन शॉट, जिसको भी ये पूरा चैप्टर पढ़ना है नीचे लिंक दी गई है, जाके आप पढ़ सकते हो। प्लेलिस्ट जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, ठीक है। समझ गए? आ गया मेरी बात अच्छे से समझ में? चलें, बहुत बढ़िया। पढ़ाई मत करो और उसके बाद सिर्फ फालतू की बातें करो आप लोग, और ये कब आएगा वो कब आएगा बस यही करो आप लोग, है ना। ये चैप्टर कब आएगा, वो चैप्टर कब आएगा, पढ़ाई कब नहीं करना है किसी को। मोहम्मद आर्यन 12th का कोई वीडियो नहीं आएगा अभी। हाँ, क्या हमें ये वाला डिवाइड जो है वो बोर्ड में पेपर में लिख कर आना पड़ेगा? बड़ा सवाल है बेटा। ये काम रफ पे कर लेना बगल में ना, ये काम रफ पे बगल में कर लेना, तो टीचर को दिखाई देता रहेगा कि हाँ बच्चे ने रफ पे बगल में किया है। बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, आप डायरेक्ट भी करके आओगे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप रफ पे बगल में कर लेना, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका सारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि क्वेश्चन है, वेट अ सेकेंड, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कल से मैं क्वेश्चन लिख कर लाऊंगा बेटा, आज बहुत सारी मेरी क्लासेस थी तो लिख कर नहीं लाया, बट कोई बात नहीं, जिसको पढ़ना होगा वो रुकेगा बेटा। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय लग जाता है बस। कोई भी धनात्मक, और आपको भी रिलैक्स मिल जाता है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 रूप का होता है। क्वेश्चन है कि सो दैट, है ना, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अंग्रेजी में क्वेश्चन में बोल देता हूं, क्वेश्चन है कि सो दैट एनी ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर इज द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ठीक है। तो इस रूप का होता है। अब ध्यान से सुनते जाना, बहुत अच्छी तरीके से सुनते जाओ बच्चों, ठीक है। देखो, सबसे पहला काम हम लोगों को इसको देखना पड़ेगा, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले 6q + 1 है, अगर हम लोग q की जगह पे कोई भी नंबर रख लें, मान लीजिए किसी बच्चे का मन है कि सर q बराबर अगर हम 1 रखें तो आंसर कितना आएगा, 6 × 1 + 1, आप देखो 7 आंसर आया। अगर हम q = 2 रख कर देखें तो 6 × 2 + 1, है ना, देखो इसमें तो ये आ जाएगा 13। इसी तरीके से अगर हम इसमें भी रखेंगे तो भी होगा, इसमें भी रखेंगे तो भी होगा। बात समझ में आ गई है? अच्छे से क्लियर हुआ? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहला मेरा जो काम होगा वो ये होगा कि हम लोग
माना जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना, माना ए कोई नंबर है ना, ए कोई नंबर है, कौन सा नंबर है वो, ए कोई भी नंबर है ना। मान लेते हैं कि 1 मिनट, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, ये 6 है ना। तो हमने मान लिया कि ए कोई क्या है, ए कोई पूर्णांक है, ए कोई पूर्णांक है, ऐसा हमने मान लिया। अब ध्यान से देखना बेटा, हम लोग जानते हैं कि अगर हम 6q + 1 को देखें, अगर हम इसको ध्यान से अभी देखें और हम लोग इसमें ध्यान से देखेंगे अगर, तो हम लोग लिखेंगे कि यह एक विषम पूर्णांक है। क्यों है? क्योंकि हमने क्या किया है कि क्योंकि हमने q बराबर, 1 मिनट, मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कराता हूं, 1 मिनट रुकिएगा। गुड इवनिंग अंशिका, लेट हो गए बेटा आप, मैं इसको जरा एक दूसरे तरीके से कराता हूं। टेंशन मत लीजिए, मेरे पास दूसरा भी तरीका है इसका। चलो देखो, ध्यान से देखना, एक कोई पूर्णांक है, पूरी बात लिख देता हूं, एक कोई पूर्णांक है तथा b बराबर हमने क्या मान लिया है, 6, जबकि इसमें जो r का मान आएगा वो आप सभी को पता है कि जिस नंबर से हम भाग कर रहे हैं, किससे भाग कर रहे हैं, 6 से, तो इसका यह मतलब है कि r का जो भी मान होगा वो 6 से क्या होगा, कम होगा। ठीक, और अभी अभी थ्योरम पढ़ के आए हो, और इसका जो मान होगा वो 0 से ज्यादा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है। इसका यह मतलब हुआ, मैं अभी डायरेक्ट कर रहा था, थोड़ा अच्छे से लिखकर करूंगा, ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक, b बराबर 6 है तो हमने वो मान लिया। अब हम लोग यहां लिखेंगे कि इसलिए r बराबर क्या क्या हो सकता है, r बराबर हो सकता है 0, भाई 0 के बराबर तो हो ही सकता, r के बराबर 1 हो सकता है, r बराबर बच्चों 2 हो सकता है, r बराबर 3 हो सकता है, r बराबर 4 हो सकता है, r बराबर 5 हो सकता है, लेकिन क्या r का मान 6 हो सकता है? सोच कर देखिए, क्या r का मान 6 हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये r का मान 6 से छोटा है ना। ये हो सकता है, ये चीजें लिखनी पड़ेंगी पेपर में कि ये हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारी चीजें रख रख के देखेंगे एक एक चीज। ध्यान से देखो बच्चों, क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि अतः 6q + 1, 6q + 1, अगर हम लोग यहां से देखें a बराबर, अब हम इसमें मान रखकर देखते हैं कि भाई r के ये सारे मान हो सकते हैं, है ना। अब हम लोग q की जगह पे कोई नंबर रख के देखते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी, तो यहां लिखेंगे कि यह एक कैसा देगा हमको, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक होगा। क्यों? क्योंकि ये हमको क्या देगा, ये हमको एक विषम संख्या देगा। a बराबर क्या देगा हमको, एक विषम संख्या देगा। यहां तक मुझे सबसे पहले बता दो सारे बच्चे, क्या आप लोगों को यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक, ये एक विषम पूर्णांक है। पेपर में आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा कि क्यों पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है। यह क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है। अगर इसमें पीछे 2 आता तो यह एक सम पूर्णांक होता, अगर पीछे 4 आता तो इसमें एक सम पूर्णांक होता, अगर इसमें पीछे 6 आता तो एक सम पूर्णांक होता, बट 6 तो आ नहीं सकता। ठीक, अब इसी तरीके से, इसी प्रकार
इसी प्रकार a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 5 भी क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है। बेटा जिसमें पीछे 2 आएगा वो 2 से विभाज्य हो जाएगा, और जिसमें पीछे 2 नहीं आएगा वो 2 से विभाज्य नहीं होगा। पेपर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है ये लिख कर आना, और ये जो 2 से विभाज्य वाली लाइन लिखी है, बस। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूरे के पूरे आपको 4 नंबर के देके जाते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा एक बार। अमित मौर्य जी सो जाओ, जिसको नींद आ रही है सो जाओ, कोई बात नहीं। अभी तक चिल्ला रहे थे आप लोग कि सर 10 बजे तक पढ़ाइए, 9 बजे तक पढ़ाइए, और अभी से नींद आने लगी। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, अभी से सबको नींद आने लगी हैं। चलो अब देखो हमारा अगला है पार्ट, अगला पॉइंट हम कराने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और आज अगर बच्चों को संख्या कम हुआ, कल से नहीं पढ़ाऊंगा मैथ। वास्तविक संख्या देखो क्या मतलब है, फिर 1 घंटे पढ़ाएंगे बस, 2 घंटे क्या करेंगे पढ़ा के, है ना। पिताजी हमारे अभी यहाँ पे आए थे पहली बार 1.5 साल में, मुझे भोजन दे के गए हैं, अभी क्या करूँगा पढ़ा के फिर 11 बजे तक, जब पेपर होगा तो देखा जाएगा, है ना। वास्तविक संख्या है रियल नंबर इन वन शॉट। देखो अब हमारे पास फिर होगा क्वेश्चन, और ये होगा अभाज्य गुणनखंड, यानी कि हम लोग बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हर एक पॉइंट आपको बता सकें। प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। अब जैसे क्वेश्चन आएगा, मान लो जैसे क्वेश्चन आया कि एक क्वेश्चन आएगा कि 120 के गुणनखंड कीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन आया, तो क्या करोगे, है ना, कि 120 लिखोगे, फिर 120 लिखने के बाद यहाँ से 2 6 12 हो जाएगा, फिर 0, फिर 2 से करोगे, फिर 30 होगा, फिर 2 से करोगे, फिर ये 15 होगा, फिर 3 से करोगे, ये 5 होगा, फिर 5 से करोगे तो 1 होगा। आप सोच रहे हो सर इतना सरल क्यों पढ़ा रहे हो, कोई तो राज होगा ना, तभी तो बता रहे हैं। 120 बराबर आया 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, और गुणे में 3, और उसके बाद फिर से 5। बेटा यही तो आया, बताना एक बार, यही आया कि नहीं आया, कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 3 फिर गुणे में 5। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 ना 3 बार है, और उसके बाद गुणे में फिर 3 है, और उसके बाद 5 है। देखो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जो भी संख्याएं होंगी, जो भी नंबर यहां आएंगे, वो सारे के सारे अभाज्य नंबर होंगे, यानी कि ऐसी संख्याएं होंगी जो प्राइम होंगी। ये इसको अगर ध्यान से आप देखोगे तो अभाज्य होगा, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका अभाज्य होगा, इसको अगर आप देखोगे तो ये आपका अभाज्य नंबर है। यानी आपने इन सभी संख्याओं 120 को ऐसे नंबर में तोड़ दिया जो कि सारे के सारे क्या थे, अभाज्य थे। यहां तक समझ में आया कि नहीं, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, तो इसे कहते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड। ठीक है चलो 30 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक, आप लोगों से बातें। बेटा मुझे पता है कि आप सभी लोग जो है अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क हैं, लेकिन मैं अभी भी कंटिन्यू एक जो है एक बार चैट में देखता जा रहा हूँ कि जो भी हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। सैड, तुम कहाँ से हो, क्या तुमने खाना खा लिया, ऐसे करके सब। सर मुझे तो फीवर भी बहुत तेज़ है, क्लास अटेंड कर रही हूँ, सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, पर हमारे पेरेंट्स के लिए इतनी ठंड में उठ के। बिल्कुल बेटा, आप जैसे बहुत सारे, देखिए मेरे पेरेंट्स भी यहाँ तक आज तक मुझे यहाँ ऑफिस में कभी भी
नहीं आए मेरे फादर। आज मेरे फादर यहाँ पे ऑफिस पे आए, मैं इसके पहले क्लास ले रहा था, डोर बंद था और वो 5 मिनट बाहर खड़े रहे, 5 से 10 मिनट तक। फिर उन्होंने कॉल नहीं किया, मैसेज ड्रॉप किया। जब मेरी आवाज़ रूम से बाहर जाना बंद हुई तो उन्हें लगा कि अभी क्लास हो चुकी है, तब उन्होंने डोर को खटखटाया और तब मैंने डोर खोला। वो मुझे खाना दे के यहाँ से गए हैं कि हाँ क्लास के बाद खा लीजिएगा। वो कभी यहाँ पे नहीं आए, तो वो भी हमारे लिए, वो भी चाहते हैं कि हम आप लोगों को पढ़ाएं। ठीक है, मैं आज से ऑफिस में ही रुकूंगा, रात में सुबह जाऊंगा घर, फिर शाम को आ जाऊंगा, शाम को क्या फिर 2-3 बजे आ जाऊंगा। तो ये मेरा रूटीन रहने वाला है। और फिर अगर आप लोग इसमें साथ नहीं दोगे तो फिर मेरा कोई मतलब नहीं बेटा, मैं किसको पढ़ाने आऊँगा। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ यहाँ पे चैट में बातें मत करो। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो सारे मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें। बाकी ये दुनिया है, मैं सबको खुश नहीं रख सकता, लेकिन तुम लोग मतलब आप लोग मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, तो यार कम से कम पढ़ाई करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। ठीक है, चलो भाई, समझ में आया। तो ये हमने क्यों बताया, हमने आप लोगों को इसलिए बताया था कि मैं आपको ये अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स के बारे में बता सकूं। ठीक है, कुछ आप प्राइम नंबर याद कर लो, मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट बना के दे रहा हूँ, आप याद कर लो। ठीक है, 2, अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि क्या 1 जो है वो हमारी अभाज्य संख्या है? नहीं। क्या 0 मेरी अभाज्य संख्या? नहीं। ये अभाज्य संख्या मैं लिख रहा हूँ, नोट कर लो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, इतने कम से कम नंबर आप याद कर डालो। ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं? प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, है ना भाई, 2 से ऐसे नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं, बस इतना समझ लो। ये हमारे क्या है? प्राइम नंबर, जिनको हम लोग बोलते क्या है? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य। बेटा इस चैप्टर बहुत मस्त होने वाला है, बहुत मजा आएगी, आप आराम से बस मेरे साथ बने रहो यहाँ पर। तो ये हमने अभाज्य संख्याएं कर ली। ठीक है, एक क्वेश्चन अब हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से मेरी बात को अच्छे से सुनना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बहुत अच्छे से सुनो प्लीज। अगला क्वेश्चन है कि 12, 15 व 21 का HCF व LCM ज्ञात कीजिए, है ना। और कैसे ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है ना, कि फाइंड द HCF एंड LCF ऑफ 15, 12 एंड 21। देखते हो, देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे हल। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पेपर में कैसे करना, बस बच्चे ऐसे लिख देते हैं, बस 12 के गुणनखंड। भाई पूरा बताओ आप इनको कि ये हम 12 के क्या कर रहे हैं? गुणनखंड कर रहे हैं, यानी फैक्टर ऑफ 12 कर रहे हैं, है ना। तो ये करना है आप लोगों को, तो हमने 12 के गुणनखंड कर डाले। करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 2 × 3। अगर हम 15 का करेंगे तो 15 के गुणनखंड अगर हम करें, है ना, अगर हम 15 के गुणनखंड करेंगे, 15 के अगर हम लोग गुणनखंड करें तो बेटा कितना आएगा? 3 × 5, है ना। अगर हम लोग 21 के गुणनखंड करें, 21 के अगर हम लोग गुणनखंड करें तो 3 × 7 आएगा। अब मुझे इसका क्या निकालना है बच्चों? HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम मासा कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको मासा निकालना बताएंगे। बहुत बढ़िया, अब ध्यान से सुनते जाना मेरे प्यारे बच्चों। देखो, जैसे हमको मासा निकालना है तो हमको ये देखना है कि ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या इसमें है, तो जो कॉमन है उसको लिखेंगे। ये हमारी बस यही है जो तीनों में होनी चाहिए, वो हमारी क्या हो जाएगी? ये हो जाए। अच्छा, मान लो कोई और भी संख्या होती जो तीनों में होती, तो फिर हम उसको गुणा लगा के यहाँ पर लिख देते, तो वो हम निकाल लेते कि हाँ वो मासा है। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है? LCM, यानी कि हम इसको लासा बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब इसको निकालना है। ये क्या होता है? जो कॉमन मिल गया है उसको लिखिए, उसके बाद अगर देख लीजिए क्या एक दूसरे में तो कोई नहीं कॉमन है। अगर यहाँ 2 है, मान लीजिए यहाँ भी 2 होता, तो ये ऐसे 2 को यहाँ से कॉमन ले लेते, है ना, मतलब 2 को एक बार लिख लेते। अब जो बच गया उसको लिख डालो, 2 × 2, फिर 5 × 7। ठीक है बच्चों, ये बोल गया 5 × 7। अच्छा देखो, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60,
और 7 से गुणा कर दिया 420। आंसर कितना आ गया? 420। यहां तक मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है और इसका आंसर आप लोग चैट में बताओगे। क्वेश्चन है कि HCF क्वेश्चन है कि 8, 25, 49 का HCF, जल्दी से मुझे चैट में बता दो सारे के सारे कि इसका HCF क्या होगा, जल्दी से बच्चों। कि 8, 25 और 49 इनका HCF क्या होगा? मैंने आज क्लास के पहले जो है पानी वगैरह अपने पास नहीं रखा था और कोई है नहीं यहाँ जो पानी देगा मुझे। आठ, 25 और 49 बहुत बढ़िया। मेरे बच्चों ने बताया कि इसका आंसर सर 1 होना चाहिए। देखो, अगर हम 8 को लिखें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है। अगर हम 25 को लिखें तो 5 गुणे 5 होगा। अगर हम 49 को लिखें तो ये होगा 7 गुणे 7। इसका मतलब है जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो 1 हमेशा होता है और इसका HCF 1 होगा। बात समझ में आ गई कि इसका HCF सर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ध्यान से सुनना मेरे बात अच्छे तरीके से। क्वेश्चन है कि यदि HCF और 300 HCF 135, 225 135, 225 बराबर 45 हो तो LCM क्या होगा, है ना। इफ द HCF ऑफ द गिवन if HCF 135,225 is equal to 45, then find the value of the LCM here. okay? देखो अभी क्या करेंगे हम, चलो मेरे लाल पढ़ाई करते हैं हम लोग। देखो अदल तुम लोग ध्यान से सुनो दे तो तुम्हारे पास दिया है ती HCF बलाबल 135 टमा 225 बलाबल दिया है हम तो 45 राइट। और हमसे पूछा है कि इसका LCM क्या होगा। हमसे पूछा है कि इसका LCM क्या होगा, LCM पूछा है हमसे। तो हमने बच्चों एक बात जानते हैं कि फर्स्ट नंबर है ना, यानी कि पहली संख्या और गुणे में दूसरी संख्या। और मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में मासा और बराबर में लासा, मासा गुणे लासा। तो ये हो गया हमारे पास कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ओके, सो मेरे बच्चे आंसर करने लगे हैं। तो ये हो गया 135, ये हो गया 225, ये हो गया मासा। और अगर हम मासा की वैल्यू को ध्यान से देखें तो हमको दी गई है 45 और गुणे में दी गई है हमको लासा, ठीक है। और अगर हम लोग इस 45 को नीचे ले आए तो इधर हो जाएगा हमारे पास लासा यानी LCM। तो ये हो जाएगा 135 गुणे में 225 और बटे में कौन आएगा 45, ठीक है बच्चों। 15 तिया 45, इसको काट दिया 15 बार में जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 पची 15। ये हो गया हमारे पास 135 गुणे में 5 और बराबर में कौन आ गया लासा यानी LCM। ओके, इसको गुणा कर लेते हैं 500 और 35 को 5 से गुणा करते हैं। 35 दूना 70 दूना 140, इसको 140 और 30 170 175 675। क्या हो गया बच्चों 675 आ गया इसका
करेक्ट वाला आंसर। समझ गए? 675 हो गया इसका करेक्ट आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन्होंने इसका 675 आंसर दिया बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड भूमिका, शुभम यादव, गुंजन यादव, अंशिका, बहुत बढ़िया। क्या आंसर आया? 675। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, अब अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, लेकिन पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे यहां पे कराने वाला हूं, है ना। देखो, अब पेपर में क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, मैं पूरा रिवीजन कराने वाला हूं कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक परिमेय, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये पेपर में क्वेश्चन रखे होते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रूव दैट रूट 2 इज द इररेशनल नंबर। ये एक इररेशनल नंबर है, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम बता नहीं सकते। ठीक, मैं फिर कह रहा हूं, ये क्वेश्चन पेपर में जब भी आएगा तो पूरे 4 नंबर का आएगा। ये क्वेश्चन पेपर में जब भी आएंगे 4 नंबर में आएंगे। ठीक, और यहां मैं लिख देता हूं कि बार बार पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को बार बार पूछा जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, हमेशा आते हैं। एक क्वेश्चन तो पक्का है कि पेपर में आएगा, डेफिनेटली 100% आएगा। ठीक है, तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार हो? तैयार हो बच्चों? चलो देखो, अब जो मेथड मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज आई यहां पे कि अपरिमेय संख्या यानी इररेशनल नंबर क्या होते हैं। अपरिमेय संख्याएं यानी कि इररेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको ए बटे बी रूप में ना लिखा जा सके, इनको ए बटा बी रूप में ना लिखा जा सके, मतलब नीचे जो ये नंबर बी है ना, ये नहीं होना चाहिए, और अगर लिखा जा सकेगा तो वो फिर परिमेय संख्या होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को इस क्वेश्चन में लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, यानी रूट 2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लेंगे, हम क्या मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम लोग मान लेंगे। ठीक, उल्टा मान लेंगे कि हाँ जी ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसलिए फिर हम इसको लिख सकते हैं कि रूट 2 बराबर ए बटे बी। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां तक मेरे सारे बच्चे एक बार मुझे बता दीजिए, क्या आप लोगों को यहां तक कोई भी दिक्कत हुई है? क्या समझ में आ गया है आप लोगों को? और फिर यहां पे लिखना पड़ेगा आप लोगों को कि जहां ए कॉमा बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये तो हो गई आफत। सहभाज्य को अंग्रेजी में कहते हैं कोप्राइम, अंग्रेजी में कहते हैं कोप्राइम, कि हाँ जी ये हमारे कोप्राइम नंबर है। अब फिर से प्रॉब्लम हुई कि भाई ये कोप्राइम नंबर होते कौन से हैं, सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं?
सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका अगर हम लोग मासा निकालें तो 1 आएगा। अगर हम लोग इनका मासा निकालेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ए व बी का अगर हम लोग मासा निकालें यानी एचसीएफ निकालें तो कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसी संख्याएं को हम लोग सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों होना चाहिए? जैसे हमने बोला कि 2/3, हमने बोला कि 2 और 3 क्या सह अभाज्य हैं? हाँ, इनका मासा निकालोगे दोनों का तो 1 आएगा। मैंने लिख दिया ऊपर मान लो 4 नीचे कर दिया 6। मैंने बोला 4 और 6 क्या सह अभाज्य हैं? नहीं, क्योंकि अगर आप इसका मासा निकालोगे ना 4 और 6 का तो 2 आएगा। तो इसका मतलब है कि ये सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य तभी होंगी जब बच्चों इनका मासा 1 होगा। ठीक, तो इसलिए हमने मान लिया कि ए और बी ऐसी हैं जो सह अभाज्य हैं। ठीक, पूरी बात बताऊंगा, आधा अधूरा नहीं बताऊंगा। इतना करने के बाद अब बी को इधर भेज देंगे, बी को, तो ये हो जाएगा √2, फिर उसके बाद हो जाएगा बी और बराबर में इधर हो जाएगा ए। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यानी स्क्वायरिंग टू बोथ साइड करेंगे। अगर हम इनमें दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा b √2 का होल स्क्वायर और बराबर में इधर हो जाएगा a का होल स्क्वायर। अब इधर हमने लिख दिया b स्क्वायर और √2 का हो जाएगा 2, यानी 2b स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर। यहाँ तक अगर मेरे किसी भी प्यारे बच्चे को 1% भी कोई समस्या हो तो वो बता सकता है। हो गया? ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं? आपको सब समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक, अब आपको पता है, यहां अगर हम ध्यान से देखें तो हम यहां लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बटे में 2 लिख सकते हैं। दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को, यहां नहीं लिखते हैं। ठीक, यहां लिखते हैं कि बी स्क्वायर बराबर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर और बटे में कितना हो गया? 2। अब मुझे एक बात बताओ, ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे कि ए स्क्वायर 2 से क्या है? विभाजित है। क्या किया गया है? ये ए स्क्वायर 2 से विभाजित है। इसलिए ए भी 2 से विभाजित होगा। ये चीज़ें आपको बिल्कुल ऐसे ही पेपर में लिख कर आनी पड़ेंगी कि ए भी 2 से क्या होगा? विभाजित होगा। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगले पेज पे बात जाते हैं, फिर बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि 25 जो है ना वो 5 से डिवाइड हो रहा है। 25 जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर 25 जो है 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि भाई 25 का मतलब है कि 5 का स्क्वायर और बटे में कितना है? 2। ये है कि नहीं? इसका ये मतलब है, सॉरी, बटे में कितना है? 5। तो इसका मतलब है कि अगर हम 5 × 5 कर लें और इधर बटे में 5 कर लें तो इसका मतलब ये 5 इसको भी काटता है। तो यहाँ पे वही बताने की कोशिश है कि जब हम लोग ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ए भी 2 से डिवाइड हो रहा होगा। यहाँ तक समझ में आया? सब जल्दी से बता दो एक बार, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? मैं रिपीट कर दूंगा बेटा, ये क्वेश्चन पक्का पेपर में आते हैं इसलिए इनको इग्नोर नहीं करना है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। डन? यहां तक क्लियर? ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह जैसे लेना है, फिर से बता दूंगा मैं, बिल्कुल पूरा बताऊंगा। ठीक, चलो, हमने आपको बताया कि 2b स्क्वायर 2 को नीचे ले गए। हमने कहा ए स्क्वायर 2 से अगर डिवाइड हो जाता है, इफ ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 2
देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है। हाँ, अब हमने क्या किया, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब हम क्या करते हैं, हम लोग फिर से मान लेते हैं कि पुनः हम लोग ये मान लेते हैं कि जो a है ना, इसकी जगह कोई दूसरा नंबर मान लेते हैं। हमने मान लिया कि a बराबर जो है, इस बार हमने मान लिया जो भी नंबर लिखा होगा, जैसे 2 लिखा है ना, वो मान लेंगे। तो हमने a बराबर मान लिया कि a बराबर जो है 2 और c माना, पुनः a बराबर 2c मान लेते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम a बराबर 2c मान लेते हैं। हमने आप लोगों को ऐसा ही बताया ना बच्चों, जल्दी बता दो, हमने आप लोगों को ऐसा ही बताया ना, यही एक मेथड बताया ना आप लोगों को, यही तरीका बताया था ना। ठीक है, अब हमने क्या किया, a बराबर हमने 2c मान लिया। तो अब हम क्या करते हैं, a बराबर जब हमने 2c मान लिया है तो हम यहां से फिर से आएंगे और हम यहां रख देंगे, तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसको यहां पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2c का स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा 2। अब अगर हम इसको देखें तो ये हो गया हमारे पास b स्क्वायर और इधर हमारे पास हो जाएगा 4c स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको 2 से काट देंगे और यहाँ भी 2 आएगा। अब हम लोग इसको आगे लिखते हैं, अभी देखना कितना आसान क्वेश्चन होगा कि अब हम 2 को इधर ले आएंगे, इसका मतलब हो जाएगा b स्क्वायर बटे में 2 और इस बार आएगा इधर से हमारे पास c स्क्वायर। कुल मिलाकर इस प्रश्न में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल फिक्स हैं, हमेशा वही होना है कि पहले हमने a स्क्वायर के नीचे 2 कर लिया, अब हमने ऐसा कुछ माना कि b स्क्वायर के नीचे 2 आ जाए, और यही बात हम फिर से लिखेंगे कि b स्क्वायर 2 से विभाज्य है। बेटा ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें, 2 से विभाज्य है, इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। b से क्या होगा, 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। बोलो यहां तक समझ में आ गई मेरी बात बच्चों? अब हमारी बात को जरा गौर से सुनना। हमने अभी तो कहा था आप लोगों से कि a और b दोनों सह अभाज्य हैं, इसका मतलब इनका HCF 1 आएगा, और अगर इनका HCF 1 आएगा यहां तो ये प्रूफ हो गया कि यार ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इनका HCF 1 नहीं था, इनका HCF 2 आ गया, या कुछ और भी हो सकता है, एक नहीं है, कुछ और हो सकता है। बात समझ में आ गई? हमारी बात ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, है ना। इसका मतलब a और b हमारा सहअभाज्य नहीं आया। बात समझ में आई ना? a और b हमारा सहअभाज्य नहीं आया, तो हम यहां लिख देंगे कि अतः a व b सहअभाज्य नहीं है। a व b सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि अगर सहअभाज्य होते तो 2 से डिवाइड नहीं होता। ठीक, तो ये सहअभाज्य नहीं है, परंतु यह इसलिए हुआ क्योंकि हमने रूट टू को परिमेय माना था। है ना, हमने क्या माना था, परिमेय। अतः हम कह सकते हैं कि यह परिमेय तो है नहीं, हम कह सकते हैं रूट 2 अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये एक कैसे नंबर है, एक इररेशनल नंबर है। बच्चों यहां तक बताइए क्या कोई दिक्कत हुई? बेटा क्या कोई दिक्कत हुई? सोना छोड़ दो, नींद त्याग दो, नींद को मत अपनाओ। जब तक बोर्ड पेपर है मेरे साथ जगना है। जिसको जगना है वो जग सकता है, जिसको भागना है वो भाग सकता है, मैं किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपको अपने भविष्य की चिंता है तो रुकिए। समझ में आई बात? हाँ, सारे चैप्टर का 1 शॉट कराएंगे। ठीक, अब मैं ये समझ में आया कि नहीं? आप लोगों को समझ में आया? क्या ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता दूं?
जल्दी से मुझे बता दो, क्या ऐसा ही एक और क्वेश्चन बता दूं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए? ठीक है, चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ठीक, ध्यान से देखना, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे और ऐसा ही क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं, सेम ऐसा ही। ठीक, अब हम लिखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय यानी कि इर्रेशनल नंबर है। हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये मेरा एक इर्रेशनल नंबर है। मैं फिर आपको बता देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 4 मार्क्स, 4 नंबर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, ध्यान से सुनते जाओ, सबसे कठिन है इसलिए ध्यान से सुनते जाना बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं, आराम से। हम लोग यहां लिख देंगे कि भाई माना, लेट यानी कि मान लेंगे कि √7 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट हो जाऊंगा। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं √7 बराबर a/b, और यहां हमको लिखना पड़ेगा कि जहां a व b क्या है? पूर्णांक है और a व b सह अभाज्य हैं, यानी को प्राइम है। ये बात हमको लिखना पड़ेगा। ठीक, अब इसके आगे क्या करना होगा, ध्यान से देखते जाना। b को इधर ले जाएंगे तो b, फिर √7 और इधर हो जाएगा a। हम इसमें करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर से आएगा b², इसका खत्म हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, और इधर से आ जाएगा हमारे पास a²। हम 7 को नीचे ले जाएंगे तो मेरे पास हो जाएगा a²/7। ऐसे प्रश्नों को लगाओगे आपका सब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ लिखना पड़ेगा कि a² 7 से क्या है? विभाज्य है, यानी 7 से डिविजिबल है, 7 से विभाज्य है। इसलिए a भी 7 से क्या होगा? विभाज्य होगा। a भी 7 से विभाज्य होगा। बोलो बेटा, आप लोग तो खाना भी खा चुके होगे, पानी भी पी चुके होगे ना, और हम तो अभी भूखे प्यासे आप लोगों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। आप लोगों की क्लास ख़त्म करने के बाद तब मेरा भोजन होगा, है ना? समझ सकते हो ना तुम लोग? आराम से तब खाएंगे हम, फिर सोएंगे। तो a² 7 से विभाज्य, सोएंगे नहीं, कल की क्लास शेड्यूल करेंगे, फिर कल का PPT बनाएंगे। a² 7 से विभाज्य है, इसलिए a भी 7 से विभाज्य होगा। और अगर a भी 7 से विभाज्य है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये हमारा a जो है ना वो 7 से भाग हो रहा है उसका। अब हम क्या कर लेंगे, फिर हम लोग मान लेंगे कि पुनः मान लेंगे हम लोग क्या मान लेंगे? पुनः हम लोग मान लेंगे कि भाई इस a के बराबर मान लेंगे कुछ है। क्या मान लेंगे? 7c, ये मान लेंगे। 7 क्यों मानेंगे? क्योंकि ये 7 है। ठीक है, समझ गए? अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा b², और इसके बाद यहां पे आ जाएगा 7c का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड में कौन आएगा? 7 आएगा। ठीक बच्चों, यहां तक क्लियर? ये हो जाएगा b², यहां से आएगा 49c²/7। 7 से इसको काट लेंगे, 7 से कट जाएगा। अब ये 7 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। इसका मतलब c² बराबर आएगा 7 नीचे आ जाएगा b²/7। समझ में आ रही बात? आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कि चूंकि
बी स्क्वायर भी 7 से विभाज्य है, यानी डिविजिबल है, इसलिए बी भी 7 से विभाज्य है। ठीक, बोलो समझ में आ गई बात। हमने क्या माना था? हमने माना था कि ये दोनों सहअभाज्य हैं। हम लोग बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं, बेटा ये थ्योरी अपने आप लिखनी है, कुछ भी बना के लिख दो। हम कह सकते हैं कि ए व बी सहअभाज्य नहीं है, यानी कि कोप्राइम नहीं है। ठीक, यह विरोधाभास है, यानी कि हमने जो माना था उसका उल्टा है। इसलिए दिखाई दे रहा है भाई, ये विरोधाभास लिखा है। ठीक है बच्चों, इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। खत्म। बोलो समझ में आ गई बात? किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुआ? बोलो। बोलो जल्दी से, क्लियर है? जिसको सोना है, जिसके ख्वाब लंबे हैं, वो अपने ख्वाबों को देखने के लिए सो सकता है। लेकिन जिसके सपने ऊंचे हैं, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए रात भर जगेगा। रात भर नहीं, जितनी देर, अभी थोड़ी देर और पढ़ाऊंगा, मुश्किल से 20 मिनट और 20 मिनट वो नहीं रुक सकता यार। तुम लोगों के लिए 2 बजे तक जगता हूं और तुम लोग आज पहले दिन नाटक कर दिए। गलत बात है। मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ, कि अगले दिन से मैं पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा? नहीं, ऐसे करोगे तो कैसे पढ़ाऊंगा? बोलो, गलत बात है ना। कल से मैं भी घर जाऊंगा, सोऊंगा। इट्स वेरी बैड। चलो भाई, स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ से ले लो। अभी हम लोग आगे और पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। तुम लोग एक दिन में परेशान हो गए, सर 10 बजे तक मैं तैयार रहूँगा, सर आप पढ़ाओ तो सही, मैं पढ़ूँगा, सर मैं पढ़ूँगी, मेरा मन होता है 10 बजे तक जगने का। 10 बजे तक तो हम जग सकते हैं, और अभी से नींद आ रही है? बोलो। चलो भाई, जिसको सोना है सो सकता है, जिसको जाना है वो जा सकता है, और जिसको रुकना है वो रुक सकता है। एक और क्वेश्चन और अलग, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। पूरा नहीं हल करूंगा, हिंट दूंगा, सिर्फ हिंट दूंगा। देखो क्या करोगे, आप मानोगे कि 1/√2 बराबर b/a, ठीक। उल्टा कर दोगे, √2 बराबर a/b, और अभी जैसा पहला क्वेश्चन बताया था वैसे ही खत्म हो जाएगा। पूरा वैसे ही छाप देना है। बस हमने उल्टा दिया था इन्होंने, तो हम उनसे बड़े चतुर हैं, हमने उल्टा मान लिया, है ना बच्चों? भाई हम लोग उनसे बड़े चतुर हैं। इन्होंने कहा इस बार √2 नहीं देंगे, देखते बच्चे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो भाई हमने भी क्या किया, इस बार हमने b/a की जगह पे a/b की जगह b/a मान लिया। जब उल्टा माना ना, तो फिर बाद में आगे चल के सीधा हो गया, बन गया क्वेश्चन। वैसे छाप लेंगे जैसे भी किया था। सही कह रहे हैं कि नहीं, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं
कि दशमलव प्रसार क्या होता है। दशमलव प्रसार यानी कि मेरे प्यारे बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, कमेंट करके बता देना कल से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। देखो अब ये डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब समझते हैं। जैसे हमने लिखा कि 10/3 है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में। 10/3 लिखा हमने कहा कि आप इसको करके दिखाओ। आपने देखा इसको डिवाइड किया, 3 आया, 3 त्रिको 9 हुआ, 1 हुआ, ठीक। इसके बाद हमने फिर इसको दशमलव लगाया, फिर 0 बढ़ाया, फिर 3 त्रिको 9 हुआ, फिर उसके बाद फिर 9 हुआ, फिर 1 हुआ। इसका मतलब हर बार जो है ऐसे 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 आता रहेगा। ये भाग कभी खत्म नहीं होगा, ये भाग कभी खत्म नहीं होगा। अब हम एक काम करते हैं, 8 लिखते हैं और 49 लिखते हैं। हमने कहा इसको भाग करके दिखाओ, ठीक। हमने लिखा कि 8 छंग 48, 1 हुआ, दशमलव लगाया, 0 बताया, ठीक। अभी देखना है खत्म हो जाएगा, भाग समाप्त हो जाएगा। 8 एकम 8, 2 बचा, फिर 8 एकम 8, 0 हुआ, 20 हुआ ना ये, ठीक। 20 हुआ ना, 8 दूनी 16, 4 हुआ ना, 8 पंचे 40, ये हो गया खत्म। भाई हमको कैसे पता चल गया कि ये खत्म हो गया, यानी समाप्त हो चुका, ये जबकि नहीं समाप्त हुआ। इसका मतलब कुछ ऐसी संख्या होती है जिनका भाग समाप्त हो जाता है, कुछ ऐसी होती है जिनका नहीं समाप्त होता है। इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, लेकिन पहले 2 समझो फिर तीसरा बताएंगे। देखो पहली संख्या हो गई हमारी कि शांत दशमलव प्रसार, यानी कि खत्म हो जाएगा। ऐसे भाग करते रहोगे ना, खत्म हो जाएगा। शांत दशमलव प्रसार, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। टर्मिनेटिंग है। इस टर्मिनेटिंग शब्द को चलो हम हाईलाइट कर देते हैं। ये देखो टर्मिनेटिंग यानी शांत, ठीक। ये शांत हो गए। फिर एक और होता है, जैसे ये तो शांत वाला था, ये अशांत था। दूसरा हमको मिला कि अशांत दशमलव प्रसार, ठीक। अशांत दशमलव प्रसार, जिसको हम बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग। मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा इसमें, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमारे पास 2 हो गए, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि ना तो वो रिपीट होते हैं, जैसे हमने बोला कि अशांत दशमलव प्रसार, लेकिन ये अशांत दशमलव प्रसार भी हमारे 2 टाइप के हो गए। अशांत दशमलव प्रसार भी हमारे 2 टाइप के हो गए। अब कैसे हो गए 2 टाइप के? पहला हुआ कि अशांत तो है पर वो रिपीट हो रहा है, यानी आवर्ती है, बार जैसे भी 3-3 बार 3-3-3 आ रहा था, यानी रिपीट हो रहा था। अब एक है कि वो रिपीट ही नहीं हो रहा है, चाहे जितना भाग करते जाओ वो रिपीट नहीं होगा, जिसको बोलते हैं अनावर्ती। अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, ठीक। सुनते जाना बच्चों। अब ये जो हम लोग यहां पे ये समझ रहे हैं कि शांत दशमलव प्रसार क्या है, फिर अशांत को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया कि एक हो रहा है कि भाई रिपीट हो रहा है, एक हो रहा है कि रिपीट नहीं हो रहा है। एक एक एग्जांपल लिख के करते हैं इनको।
उदाहरण समझते हैं। जैसे हमने लिखा उदाहरण में कि 5.321 ये हमारा हो गया भाई, ये खत्म हो गया है ना। हमने लिख दिया कि 3.23 है ना, ऐसे कर दिया। या हमने लिख दिया कि 3.52 आदि, ये हो गए हमारे, है ना, ये हो गए। अच्छा इसमें लिखते हैं, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि 3.333 ये आगे इस तरीके से चल रहा है। या हमने लिख दिया कि 1.2512 है ना, फिर उसके बाद फिर से 2512। ये बार बार देखो ना, एक ऐसा समय आ रहा है जिसके बाद ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इनको बोलते हैं हम लोग आवर्ती हैं। आसान तो है, भाग चलता रहेगा, भाग कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये आवर्ती है, मतलब रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको या करके लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.25 फिर उसके बाद 1-2 है ना, और आप देखो यहाँ इसके ऊपर हम एक बार लगा देंगे ऐसे। इसका मतलब है कि ये ऐसी संख्या है, ये इतना पार्ट ऐसा है जो बार 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 आते आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या भी हमारी आवर्ती आ गई। बेटा आपको ऐसे ना कोई भी टीचर बताने वाला नहीं है, परेशान रहोगे, जितना मस्ती करना है कर लो। यही उम्र है मस्ती की और यही उम्र है आपके बनने की। चुनाव आपको करना है कि इस उम्र में मस्ती, और जिस उम्र में आपको कमाना पड़ेगा ना, तब एहसास होगा कि यार उस उम्र में, इस उम्र में अगर आप लोगों ने मेहनत कर ली होती बच्चों, तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। सच बता रहा हूँ, आज मेरी उम्र के बच्चे जो मेरे साथ में पढ़ते थे, मेरे दोस्त, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो सफल हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको नौकरियां भी मिल चुकी हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बेगैरत हो चुके हैं। बेगैरत का मतलब वो किसी लायक नहीं है। आज वो इस लायक नहीं है कि वो 10 रुपया भी कमा सके, 10-10 रुपया 20-20 रुपया के मोहताज हैं। और ऐसे बच्चे एक उम्र के बाद माँ बाप के ऊपर भी बोझ बनते हैं। एक बार इंटर में क्लास में पहुँच के देखो, माँ बाप के ऊपर भी बोझ बनोगे, घर से नहीं निकलोगे, कमाओगे नहीं, शक्ल सूरत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कोई भी लाइक नहीं करता जब तक आप कमाओगे नहीं और जब तक आप काम नहीं करोगे। इंसान को शक्ल सूरत नहीं, काम प्यारा होता है। अगर आपकी शक्ल अच्छी है तो उससे खुश केवल 2 इंसान हो सकते हैं, माँ बाप। आपकी शक्ल अच्छी है, आप क्रीम पाउडर लगाए हो, सामने आपकी कोई तारीफ भले कर दे, लेकिन पीठ पीछे वो सोचेगा यार ये तो मेरे से सुंदर निकल गई, ये तो मेरे से सुंदर हो गया। यही सच्चाई है इस दुनिया की। घर पे आके, आपके घर पे भी जब 2 बहनें या 2 भाई आपस में बातें करते होगे तो बोलते होगे ना वो इतनी सुंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर मन में जलन होती होगी। सबके साथ होता है बच्चों, हर इंसान के अंदर ऐसा होता है कि कोई मुझसे सुंदर ना हो पाए, कोई मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, कोई मुझसे ज़्यादा कमाए ना, लेकिन हाँ कोई मुझसे मेरी तरह आलसी ना हो, कोई मेरी तरह सोया ना करे, कोई मेरी तरीके से जीवन बर्बाद कर रहा हो, कोई मेरी तरीके से मन लगा के पढ़ाई नहीं कर रहा हो। ऐसा तो नहीं सोचते हो तुम लोग ये सोचते हो कोई पढ़े ना, लेकिन ये नहीं सोचते हो कि कोई पढ़ ले। सच्चाई क्या बात आपके साथ सामने रख रहा हूँ बच्चों, सच्चाई यही है कि इस वक्त अगर मेहनत नहीं की तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, किसी काम के नहीं बचोगे, और फिर आपको वो वक्त याद आएगा जिस वक्त आपको 2-2 पैसों के लिए मोहताज होना पड़ेगा। बेटा गरीब कितना भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने शिक्षा ग्रहण की तो एटलीस्ट कम से कम शिक्षा की बदौलत कुछ कमा सकोगे। तुम्हें मजदूरी तो नहीं करनी पड़ेगी, कोई बिजनेस करोगे लेकिन पढ़ लिख के करोगे ना। और अगर पढ़ लिख के बिजनेस नहीं किया है ना, और आपने ऐसा बिजनेस किया कि जिसमें आपने बिना पढ़े बिजनेस किया, लॉस ही लॉस होगा, क्योंकि दुनिया आपको सामने पढ़ी लिखी मिलेगी और आप उस समय अनपढ़ बनकर बिजनेस करोगे। कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो जाए, आने वाले लोग उल्लू बना के चले जाएंगे। जीवन की सच्चाई यही है, तो मेहनत करना शुरू कर दो, नहीं पछताओगे। देखो अब हम बात करते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कोई नंबर हमने लिखा 3.10, फिर हमने लिखा 100, 100, 100,
है ना, एक फिर 4 बार 0, है ना, दशमलव डॉट 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 चलता रहेगा। एक और करके दूसरा बता सकते हैं, जैसे हमने लिखा कि 2 2 3, है ना, फिर 2 3 3, फिर 2 3 3 3, 4 3 बार हो गया, डॉट डॉट डॉट। मतलब हर बार एक ऐसा स्टेप हो रहा है जिसमें 1 3 बढ़ता जा रहा है। तो कभी सोच सकते हो कि ये नंबर दोबारा आएगा? बेटा मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ क्योंकि बगल में भैया जी सो रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से भाई ये हमारा क्या होगा, 23 23 23 23, देखो 23 हुआ, फिर 233 हो गया, फिर 2, फिर 3 बार हो गया, 3 3। इसका ये मतलब हुआ कि हाँ ये एक अनावर्ती संख्या है, ये रिपीट नहीं होगी एक वक्त के बाद, ये हमारा रिपीट नहीं होगा। बात समझ में आ गई? बच्चा क्या लिख रहा है जरा देख लेते हैं। सर नौकरी ही नहीं है, पढ़े लिखे भी लोग मजदूरी कर रहे हैं। बेटा आप मुझे बताओ, पढ़े लिखे लोग मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग भी मजदूरी करने जाते हैं ना, तो उन मजदूरों के बीच में तो उनकी इज्जत होती है कम से कम। वो मजदूरी भी किस तरीके से कर रहे हैं ये भी तो सोचो बेटा। चलो भाई हमें आगे कवर करना है, सारी चीज़ें समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या हमारी शांत वाली होगी, कौन सी शांत वाली नहीं होगी? तो अब यहाँ पे नोट करना है, ये नोट काम आएगा। देखो कोई भी संख्या है, जैसे हमने लिखा 2, या हमने ऊपर लिख दिया 7, नीचे उसके लिख दिया हमने, जैसे हमने उनके लिख दिया नीचे 7 और नीचे लिख दिया हमने कि 2 गुणे 5। जिस संख्या, ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना प्लीज, ठीक है, जिस संख्या का हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n रूप का होगा वह शांत होगी, वह शांत दशमलव प्रसार वाली होगी, है ना। बात समझ में आ गई आप लोगों को? और जिस संख्या का रूप, ठीक, इसमें कि 2 गुणे 5, 2 की पावर m 5 की पावर n रूप का नहीं होगा, ठीक। और उसमें तो हो ही नहीं सकता, उसका हर जो होगा ना, ये भाई अनावर्ती है ना, ये हमारी कैसी होंगी, अपरिमेय। ये संख्या अपरिमेय होती है, ये संख्या परिमेय होती है, ठीक, ये संख्याएं परिमेय होती हैं, ठीक है, ये संख्याएं परिमेय होती हैं, तो वो वाली अपरिमेय होती है। समझ गए? लिख लेना इसको, एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो सब बच्चे। देखो यहां पे आप लिख लो कि 2 गुणे 5, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n रूप का नहीं होगा, अर्थात अशांत दशमलव प्रसार, मतलब अशांत दशमलव प्रसार। देखो यहां लिखा ना अशांत और आवर्ती, अगर आपसे कोई पूछता है कि अशांत दशमलव प्रसार और आवर्ती, तो ये नहीं होगा, ठीक। क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं, ध्यान से देखो। बताइए कि क्वेश्चन लेते हैं कोई आपके बुक के अच्छे, बताइए कि 13/31/25 शांत दशमलव प्रसार या अशांत दशमलव प्रसार
बताइए कि 13/31/25 शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है या नहीं, आपको ये बताना है। ठीक, मान लो क्वेश्चन पेपर में आया, आप क्या करोगे, शांत दशमलव प्रसार मतलब टर्मिनेटिंग, तुरंत यहां पे आप लिखोगे हल, आप लिखोगे 13/31/25। ठीक, आप क्या करोगे, 31/25 के गुणनखंड यानी फैक्टर, अपने गुणनखंड कर लिए तो 31/25 लिखोगे, गुणनखंड करोगे 5 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 5। मैं चेक कर लेता हूँ ये सही है कि नहीं। 25 25 625 नहीं, एक बार और होगा। ठीक, तो इसके गुणनखंड कर डाले 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 की घात 5। तो हमने यहाँ क्या लिखा कि 5 की घात 5। ठीक, अब हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 13/31/25 था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 5 की घात 5। इसमें 2 नहीं आया, कोई बात नहीं, पर हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं ना कि ये 2 की घात 0 गुणे में 5 की घात 5, ये तो लिख ही सकते हैं ना कि भाई 2 नहीं आया तो कोई बात नहीं, 0 तो है ना, 0 तो है कि नहीं, एक बार बताना। ओके बच्चों, तो अब हमने यहाँ लिख दिया तुरंत कि यह एक शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है, क्योंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर, हर का गुणनखंड मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, हर का गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n रूप का है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गई बात, इस रूप का है, इसीलिए ऐसा है। ठीक है, सभी को ये बात समझ में आ गई है? ठीक है बच्चों, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, अब मान लो ऐसा ही दूसरा एक क्वेश्चन आ जाए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरा बताते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरा। चलो अब दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन है, हमने लिखा कि 6/15 है ना, इसकी हमको जांच करनी है कि ये क्या है। आप लोग चैट में बताओ, शांत है या अशांत, लिख के दिखाओ जल्दी से, देखते हैं कौन पहले करता है। चैट में जल्दी बता दो आप लोग। देखो हमने क्या लिखा कि 15 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड, और ये गुणनखंड कौन से होंगे, अभाज्य होंगे। 15 के गुणनखंड में कौन आएगा, 3 गुणे 5 आएगा। 15 के गुणनखंड में कौन आएगा, 3 गुणे 5 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, अब हम यहां लिख देंगे कि चूंकि हर का गुणनखंड, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्या होगा ये, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेरे जितने भी बच्चे इसका आंसर अशांत दे रहे हैं वो गलत हैं, और जो बच्चे इसका आंसर शांत दे रहे हैं वो सब सही हैं। एग्जामिनर भी आपको ऐसे ही बेवकूफ बनाता है जैसे मैंने बनाया, कि आपको यहां पर मैंने लिखा कि हर का गुणनखंड, इसमें 3 आ गया, ये हमारी अशांत है, और तुम लोग बड़े खुश हो गए कि देखिए सर ने जो है इसको बताया, और आप लोगों में से सारे बच्चे अशांत 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 लिखते चले जा रहे हो। बहुत सारे बच्चों ने इसको अशांत कहा, बट फिर भी ये कैसा है, ये शांत है। क्यों ये हमारा शांत है, सुनते जाना, क्यों शांत है। पहले हमने हर के गुणनखंड किए, और हमने, बस ध्यान से सुनना, अब हम लोग अगर इसको फिर से यहां से देखें, इस क्वेश्चन को देखें, मैं फिर कह रहा हूं,
जब भी क्वेश्चन में पेपर आए, क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए, यहां आपने गुणनखंड चेक किए, अगर ये आसान, देखो अगर ये शांत होगा तो जो चीज हम बताने जा रहे हैं वो नहीं करनी है, क्योंकि वो शांत है तो फिर कोई नीचे अपने मन से कोई भी नंबर नहीं आ पाएगा दूसरा। लेकिन जब भी पेपर में अशांत आपको लग रहा हो तो एक बार चेक कर लेना कि ये सही है नहीं। अब देखो ये 3 लिखा है, इस 3 से अगर हम इसको काटना चाहें तो ये कट रहा है, ये 3 तो खत्म हो जाएगा यहां से। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये चीज हम कैसे चेक करेंगे हम आपको बता रहे हैं। जब भी क्वेश्चन हो ऐसे नोट डाउन करें, इसके गुणनखंड करें, उसके बाद नीचे यहां लिखिए 6 बटे ये गुणनखंड। लेकिन फिर आप जो चेक कर लें जिसकी वजह से अशांत बन रहा है, किसकी वजह से अशांत बन रहा है? 3 की वजह से अशांत बन रहा है। 3 ना होता तो ये शांत होता। तो फिर देख लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 3 से कट रहा हो। देखो भाई ये कट रहा है। अब ये हमारे पास आ गया कितना? 2/5। और अगर ये 2/5 आ गया तो इसका मतलब हर का गुणनखंड 2 की पावर m व 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n रूप का है। मतलब नीचे और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, रूप का है। इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? क्या आप लोगों को समझ में आया है चीज? ठीक है, हाँ। डिवाइड तो करना ही नहीं है। हाँ देखिए, अभी गुंजन ने भी कहा कि सर हमने तो आसान समझ लिया था, लेकिन अब देखो कट रहा है। जब भी आसान तो हो ये चीज चेक करके देख लेना। समझ गए बच्चों? आगे चले, एक क्वेश्चन और बचा है, फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा पूरा हमारा आज का लेक्चर। लेकिन वो क्वेश्चन बता दें, ठीक? देखो अगला क्वेश्चन है कि बिना भाग किए बताइए कि एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, बिना भाग किए बताइए कि, क्वेश्चन है बिना भाग के बताइए कि 23 बटे और 23/500 का दशमलव प्रसार कितने अंक बाद समाप्त होगा तथा दशमलव प्रसार भी लिखिए। मतलब अब आपको इसमें मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूं कि बिना भाग के हमको कैसे पता चलेगा कि दशमलव कितने अंकों बाद ये समाप्त होगा। तो कितने अंकों के बाद ये दशमलव भाग करना अगर शुरू करेंगे, कितने अंकों के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सुनते जाओ। अब कैसे करेंगे? सबसे पहला बेटा आप लोगों को अगर बताऊं तो आप विश्वास नहीं मानोगे। मैं आज कितने बजे से पढ़ा रहा हूं? कोई टीचर इतना नहीं पढ़ा सकता। 3:30 से लगातार पढ़ा रहा हूं। 3:30 पे क्लास थी, लगभग 4:20-25 पे ख़त्म हुई। 15-20 मिनट का ब्रेक था, आप लोगों की क्लास शुरू की। उसके बाद 5 बजे करेक्ट 6:30 बजे ख़त्म हुई। 6:30 बजे दूसरा सेशन था, कपड़े भी नहीं बदल पाया सही से, वो ख़त्म हुआ 7:30 बजे। 7:45 पे दूसरी क्लास थी, ख़त्म हुई 7:15 बजे। पिताजी आए, साथ में चाय भी लेके आए, चाय पिया मैंने 5 मिनट में। आप लोगों का सेशन 8:30 बजे शुरू हुआ, तब से पढ़ा रहा हूँ। तो
बिना भाग किए बताइए कि 23/500 का दशमलव पर, अभी थका नहीं हूं, चिल्ला सकता हूं, लेकिन भैया बगल में सो रहे हैं, वो जग जाएंगे बगल में रूम में। तो बिना भाग किए बताइए कि 23/500 का दशमलव प्रसार कितने अंकों बाद समाप्त होगा, या दशमलव प्रसार भी लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले काम होगा हमारा 23/500, ये होगा, ठीक। अब हमारा मेन काम होगा, हम 23 लिखेंगे और 500 के गुणनखंड करेंगे। मैं आपको तरीका बताता हूं 500 के गुणनखंड करने का। एक जीरो का होता है 2 गुणे 5, एक जीरो का होता है 2 गुणे 5, दूसरे जीरो का होगा फिर से 2 गुणे, दूसरे जीरो का होगा फिर से 2 गुणे और एक 5 और इस 5 को हम एक बार नोट डाउन कर देंगे। बोलो समझ में आ गई बात? ठीक बेटा, ये होंगे 500 के कर दिए। आपको ना समझ में आया हुआ तरीका कोई बात नहीं, आप करके देख लेना, ठीक। एक जैसे हमने कहा ना 10 का होता है 2 गुणे 5, अगर हम 100 का लिखें 2 जीरो हो गए ना, तो 2 गुणे 2 5 गुणे 5, 1000 का करोगे तो 3 बार 2 3 बार 5, ये ट्रिक है। अब इसके बाद फिर से सुने, ये हमने कर लिया। अब हम इसको लिख सकते हैं 23/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि ये 5 की घात 3 और ये देखेंगे कि 2 और 5 से ये ऊपर वाला कट तो नहीं रहा है। 2 और 5 से तभी कट पाएगा या तो पीछे कोई नंबर होता सम, जैसे 3 की जगह पे अगर 4 होता तो ये 2 से कट जाता, पीछे 0 होगा तभी 5 से कट पाएगा, या पीछे 5 होगा तभी कट पाएगा। पीछे क्या लिखा है 23, और 23 का मतलब है कि ये 2 से काटने के लिए पीछे एक सम संख्या होनी चाहिए तभी कट पाता, या तो पीछे 5 होता या 0 होता तब जाके कहीं ये 5 से कटता है। इसका मतलब ना तो ये 2 से कटने वाला है ना तो 5 से कटने वाला है, ये कटेगा ही नहीं, फिर हमको इसके बारे में सोचना ही नहीं, ठीक। हमने इसको छोड़ दिया। अब आगे देखो, अब जब नहीं कट रहा है तो हम देखेंगे कि जैसे 2 और 5 लिखा है, इनमें कौन ऐसा है जिसकी घात सबसे ज्यादा है? 3। देखो इसकी घात 3 है ना 5 की, इसका मतलब कितने अंक बाद समाप्त होगा? 3 अंक बाद। उत्तर हो गया। ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर के पेपर में आते हैं, देखकर तुम्हें बताना होता है बहुविकल्पी क्वेश्चन। गलत मत करना, गलत मत करना, बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब हमने क्या किया बच्चों, ध्यान से सुनते जाओ। अब हमने क्या किया फिर से सुनो, इतना कर लिया। अब क्या करेंगे, हमको ऐसा काम करना है कि 5 की घात 3 है तो 2 की घात भी 3 बन जाए, 5 की घात 3 है तो 2 की घात भी 3 बन जाए, ताकि दोनों बराबर हो जाएं। तो हमें क्या करना है, 5 से गुणा व भाग करने पर, है ना, कि 5 से हमने उसको गुणा भी कर दिया, 5 से भाग भी कर दिया। तो देखो भाई 23 था पहले, एक 5 से गुणा कर दिया, और सॉरी 5 से नहीं बेटा 2 से, क्योंकि 5 से करेंगे तो फिर 5 की घात 4 हो जाएगी, है ना, 2 से करना है। तो हमने क्या किया बच्चों 2 से, और अभी देखो 2 की घात 2 था ना, अब 2 से नीचे गुणा कर रहे हैं, देखो 2 की घात 2 है और 5 की घात 3 है। जैसे ही हम 2 से इसको गुणा करेंगे इसकी 2 की घात 3 हो जाएगी, तो हमने इसको काटा यहां से और इसको हमने कर दिया 2 की जगह 3। बोलो समझ में आ गई बात? ये करने हैं, ऐसा ही करना है, ठीक। अब हमने इसको क्या किया, 23 दूना कितना हो गया 46, और 2 की घात 3 5 की घात 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 और इसकी घात 3। हमने जानबूझकर ऐसा किया था, इसलिए ऐसा किया था ताकि दोनों की घातें एक जैसी बन जाए, और जब दोनों की घातें एक जैसी बन जाएंगी तभी जाके हमको समझ में आएगा कि हाँ ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो हमने इसको क्या किया 46 और यहां नीचे क्या हो गया 10, 10 की घात कितना हो गया 3, ठीक। अच्छा इसको हम 46/1000 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, या फिर ना लिखो कोई मतलब नहीं है, हमको तो आंसर चाहिए ना। हमने क्या लिखा 46। अब हमको क्या करना है, पीछे से गिनती गिनना है, 1 2, अब एक नहीं है संख्या तो हम 0 लगाएंगे और दशमलव, ये इसका आंसर होगा। लेकिन अब ये ऐसे नहीं लिखा जाता, तो अपने मन से 1 0 यहां लगा देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए लगाया गया है कि हाँ भाई इसके आगे 0 है, ये इसका आंसर हो गया। अब आप खुद देखो कि दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, देखो तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई है।
एक क्वेश्चन और फिर अंत करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पहले स्क्रीनशॉट लो इसके बाद, ठीक, स्क्रीनशॉट, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है। आप क्या कह सकते हैं? हमने एक संख्या लिखा और हमने लिखा कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने इसको लिखा, दूसरा लिखा संख्या, इसमें लिखा हमने कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लगा दिया। 0.120 1200 12,000 डॉट डॉट। इनके बारे में आप क्या कह सकते हो? देखो, पहली संख्या को देखो, दशमलव के बाद ये जितनी संख्या लिखी हैं, अब ये क्या है, भाग समाप्त हो गया है। तो इसका मतलब ये संख्या जो है, पहली बात तो शांत है, यानी कि टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक। दूसरी चीज, शांत में आवर्ती और अनावर्ती होता ही नहीं है, क्योंकि भाई ना आवर्ती हो रहा है ना अनावर्ती, कुछ मतलब ही नहीं उससे, ठीक। इसके हर का गुणनखंड, इसके हर का गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n रूप का होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? बिल्कुल होगा। इसको देखो, इस संख्या को देखो, ये लिखा है 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, चलता रहेगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये क्या है, संख्या हमारी अशांत है, यानी कि ये हमारी संख्या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये संख्या हमारी कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक। बात समझ में आ रही है? ये हमारी संख्या नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद अगर हम इसको देखें, इसके हर का गुणनखंड, इसके हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n रूप का नहीं होगा, अर्थात 2 व 5 के सिवा का मतलब होता है अतिरिक्त, है ना, इनके अलावा अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या भी होगी। बात समझ आ गई? मतलब 2 और 5 के सिवा 3 आ सकता है, 3 आ सकता है, 7 आ सकता है, 11 आ सकता है, 13 आ सकता है, 17 आ सकता है, कोई भी अभाज्य संख्या आ सकती है। बात समझ में आ गई? कोई भी अभाज्य संख्या इनकी जगह पे आ सकती है। अब यहां तक ना समझ में आया हो तो एक बार जल्दी से बता दो मुझे। आया समझ में? ओके। अब इसके बारे में आ जाओ। ये क्या है? ये है अशांत, है ना।
बट ये तो आसान थी और आवर्ती भी तो थी, ये भी तो तुमको लिखना पड़ेगा, ये तो लिखा ही नहीं तुमने। रिपीटिंग है, आसान है, अनावर्ती है, यानी कि नॉन रिपीटिंग है, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। यह कैसी संख्या है, यह अपरिमेय है। जो संख्याएं अशांत हो, अनावर्ती हो, वो कैसी होती हैं, अपरिमेय होती। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का लास्ट, इसके बाद स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। बेटा एक्सरसाइज 1.2 के अगर क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहा है बच्चा, 1.2 में करा दीजिए सर। चलो एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, बता देते हैं। क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या के लिए प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर 0, 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी या नहीं, ये बताना था कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या ये 0 पे समाप्त होगी या नहीं होगी, हम लोगों को ये बताना है 0 पे समाप्त होगी या नहीं होगी। ठीक, देखो हमको क्या करना है, 6 की पावर n लिखना है। अब हमको 6 के गुणनखंड करना है, 2 की घात 3 आया, ठीक, इसमें क्या आ गया, 2 की पावर n और 3 की पावर n, ठीक। तो अभी इसमें अगर 5 होता तो 0 पे समाप्त होगी, तो हम यहाँ लिख देंगे चूँकि यह 2 की पावर m गुणे में 5 की पावर n रूप की नहीं है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। बेटा और जितने भी क्वेश्चन तुम लोग नहीं कर पाते हो, नीचे प्लेलिस्ट दी गई है, जाके आप लोग उनसे सारे क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग खत्म करते हैं। बच्चों सारे क्वेश्चन बता रखे हैं, सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार जाइए, पिछले जो हमने सारे चैप्टर पढ़ाए हैं जाके पढ़िए। अब इसके बाद जो है खत्म हो गया, और पाई जो है एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास के लिए इतना ही। 2 मिनट आप लोगों से करूंगा बातें, और फिर करेंगे ओवर। जाना मत। बेटा अगली क्लास से क्वेश्चन लिख कर लाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ओके संदीप, नो वरी। थेल्स थ्योरम क्या है, त्रिभुज वाले चैप्टर में जाके पढ़ लीजिए। जितने भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो,
जैसे कि आप एक बच्चा बोल रहा है कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाइए। जाइए, ये हमने कराया है, आप इसको प्रूफ कीजिए। मैथ में वन शॉट का मतलब होता है कि आपको पूरे चैप्टर का एक समरी मिलेगा, है ना। हम लोग इसमें हज़ारों क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है। हम देखिए 8:30 बजे से लगे हुए हैं, 10:30 बज चुका है, 2 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से अगर आप और पढ़ाओगे तो हम और भी जगेंगे। चलिए अच्छा बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आप लोगों के चक्कर में आज पहला ऐसा दिन हो रहा है कि 2 साल से लगभग मैं अपने इस ऑफिस में हूँ। पहला दिन ऐसा होगा कि यहीं पर अकेले सोऊंगा। ठीक है, तो अभी तो नहीं सोऊंगा, 12 बजे के बाद ही सोएंगे, क्योंकि काम कर लेंगे थोड़ा। चलिए फिर अभी आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मेहनत करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। कल हम लोग चैप्टर नंबर 3 का वन शॉट करेंगे। कल हम लोग चैप्टर नंबर 3 का वन शॉट करेंगे, तो आ जाना। चैप्टर नंबर 3 का वन शॉट कल होगा शाम को 8:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।